हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। दिस इज सौरभ मेहरा एंड आई विल टीच यू द क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी यहाँ पर 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। उसके अंदर आपको सारे के सारे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हो तो हो सकता है आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आए। अदरवाइज अगर आप सारे के सारे वीडियोज टाइम टू टाइम देखते हो तो आपको मैथमेटिक्स 10th क्लास की वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहली बात यही समझाने वाला हूँ कि सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स होते क्या हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चलने वाला हूँ साथ में। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में देख लेना, और बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब से पहले हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, दैट मींस द नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड द इंटीजर्स एंड द प्राइम नंबर्स एंड द ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड द रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो हम सभी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बिकॉज आप खुद ही समझ पा रहे हो कि आपने अब से पहले सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर किसी को भी समझ में नहीं आते हैं, अगर किसी भी कोई भी स्टूडेंट है जो भूल गया है पहले, तो वो मुझे पर्सनली कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, तो हम उसके लिए वो नंबर्स समझा देंगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स। ठीक, तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना, बाकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले पास रियल नंबर। रियल नंबर्स सिंपल फॉर्मूले की तरह अगर मैं बताऊं तो अगर ऐसे बोल सकते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल प्लस इंटीजर्स। ठीक, और अगर इसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये एक सिंपल तरीका है अपने एक रियल नंबर्स को समझने का। ठीक है, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांकों को मिलाकर जो हमारी संख्याएं मिलती हैं वो हमारी सारी संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स होती है। और रियल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ओके, हाँ। तो मैं देखो सबसे पहली बात ये बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, बिकॉज अब हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स हो सकता है किसी को ना पता हो, तो रियल नंबर्स तो हम पढ़ने वाले हैं ही, लेकिन उससे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ रेशनल नंबर्स होते हैं। हम सभी ने पहले पढ़े हुए कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, बट यहाँ पर भी एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो जो तुम्हारा ऐसे की अगर मैं बात करूँ जैसे 1 है, 2 है, या फिर -2/3 है, ये सारी क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर ये होता है कि हमारे जो p और जो q होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। दैट मींस p एंड q क्या होते हैं, पूर्णांक या फिर इंटीजर होते हैं। ठीक, हाँ। अब हम बात करें रेशनल नंबर की। जो संख्याएं हमारी इस रेशनल नंबर की शर्त को या इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती हैं
वो हमारी नंबर्स कौन सी जाती है, इरेशनल नंबर्स जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे अगर कोई भी नंबर है जिसमें मान के लो 5 के बाद में 0 की बात करूं, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, इसमें 0 आ गया, बट यहाँ पर हमारा क्या कहता है कि 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ जाएगा तो फिर वो तुम्हारी इरेशनल नंबर हो जाएगी, बिकॉज अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा 5 को, तो यहाँ पर अपने कोई फिक्स वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो इस तरीके की जो नंबर्स होंगी वो तुम्हारी क्या होंगी, इरेशनल नंबर्स होंगी, ठीक है। या फिर हमारी कोई भी प्राइम नंबर जो होती है, अभाज्य संख्या जो होती है, जैसे 2 है, अगर इसको हम अंडर रूट के अंदर रख दें या फिर अपने ये 3 है, तो इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये तुम्हारी क्या है, लास्ट इंफिनिटी टाइम तक चलती रहती है। जैसे कि तुम्हारी ये इनका जो उत्तर होता है, जो इनका आंसर होता है, जो इनकी लास्ट टाइम फाइनल वैल्यू होती है, वो पॉइंटिंग के अंदर आती है, ठीक, और वो इंफिनिटी टाइम तक चलती रहती है, ठीक, वो रुकती नहीं। तो वो तुम्हारी क्या होती है, क्या होती है, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब बात करूं मैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स आप जानते हो, इंटीजर्स तुम्हारे देखो जो नंबर तुम्हारे नेगेटिव इंफिनिटी तक जाते हैं और 0 से तुम्हारे फिर वो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक, वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। जैसे इसके अंदर तुम्हारे देखो -2 है, 7 है, 0 है, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर तुम्हारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अब तक का रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब किसी के डाउट है, ठीक, नो डाउट, ठीक है, ये था हमारा रियल नंबर। अब हम इससे आगे बात करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक। इसको कोई तुम्हारी बुक्स के अंदर लेमा लिखा हुआ है, लेकिन लेमा का मतलब तुम्हारा आप थ्योरम ही समझ सकते हो, या फिर आप इसको एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, ठीक, कुछ भी बोलो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं, तो हिंदी में तुम्हारी ये कुछ नहीं है, हिंदी में भी तुम्हारा यही नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक, ठीक है। तो देखो यूक्लिड जो विभाजन जो प्रमेय का है, ये कुछ भी नहीं है आपकी, जैसे कि हम पहले, आपसे पहले तो हम भाग करते हुए आ रहे हैं, वो भाग ही यहाँ पर हमारा क्या है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। तो हमने अब से पहले देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो पहले हमने ऐसे भाग करना सीखा था, जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 9 18, और यहाँ पर बन जाएगा 1, तो यहाँ पर अपना शेष क्या रहेगा 1। तो ये डिवीजन करना जो है, ये हमको आता है पहले से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम पहले एक काम और करते थे, कि जैसे हम सोचते थे कि हमने जो भाग किया है वो सही है या गलत, उसको हम पहले जांच करते थे, चेक करते थे कि हमारा जो भाग है वो गलत तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते थे, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, इन दोनों का गुणा करते थे, और जो कुछ भी नीचे बच रहा है उसको उसके अंदर हम ऐड कर देते थे, ठीक। तो हम यहाँ पर देखते थे 2 × 9 करेंगे प्लस तुम्हारा 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा गुना 18 और प्लस 1, दैट मींस 2 9 18 प्लस 1 करेंगे एट द 9, तो दैट मींस इक्वल टू द 90, दैट मींस इसके जो अंदर है वो इसके इक्वल आ रहा है, और जब इसके अंदर जो है वो इक्वल आ रहा है, दैट मींस हमारा जो डिवीजन किया हुआ है वो क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, अपना डिवीजन सॉल्व करते थे और उसको हम चेक करते थे कि हमारा डिवीजन गलत है या सही, ठीक है। तो हमारी जो डिवीजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ये कुछ नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम प्रोसेस जो चेक करते हैं कि हमने भाग कैसे किया, उसके अंदर आंसर सही है या गलत है, सॉरी, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हमको एक थ्योरम दी गई है, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये क्या कहती है, इसको समझो, ये कहती है कि हम क्या है कि कोई डिवीजन कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हम डिवीजन कर रहे हैं किसी एक पॉजिटिव नंबर का जो है a, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, b से, और डिवाइड करने पर हमको कोई ना कोई भागफल तो मिलने वाला है, दैट मींस हमको कोई ना कोई क्वोशिएंट तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर क्वोशिएंट को हमने q मान लिया, और हो सकता है कभी कभी कोई भी जो एग्जैक्ट नंबर है वो सॉल्व ढंग से नहीं होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नीचे शेष रह जाता है, और उस शेष को हमने मान लिया r, ओके। हाँ, तो हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो ये कहती है कि जो हमारा जो a होता है वो इक्वल होता है किसके, b × q और प्लस r, ठीक। और इसी को
इसको हम बोलते हैं a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ये हमारी क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, तो हमारी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो यही कहती है कि जब a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होगा तो वो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगी। बट यहाँ पर भी समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी एक कंडीशन दी जाती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन ये होती है कि जो हमारा r है वो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू द b। इट विल बी ऑलवेज टाइम लेस देन b। ये जो r है वो हमेशा b से छोटा ही होगा। हालांकि ये 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है, बट b से हमेशा छोटा ही होगा। बिकॉज मान करो, देखो हमने यहाँ पर कोई डिवीजन किया है, अगर डिवीजन में मान करो यहाँ पर 2 ही आ रहा है, ठीक है, सो करो, ठीक है, सपोज करो या 2 आए, ये 2 क्या है, अपना r है, ये अपना b है, ठीक, तो ये b 2 और r भी 2, तो दोनों इक्वल हो गए, तो तुम्हारे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ मिलेगा ही, ठीक। तो इसकी वजह से जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, b के इक्वल नहीं हो सकता है। सो हम यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके चलते हैं, और यही हमारी यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन b, और ये कंडीशन हमको हमेशा याद रखनी है। अगर ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है दैट मींस इट विल बी कॉल्ड द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं क्या हो, ठीक। तो ये हमारी क्या है, डिवीजन। अब समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर a r q और b ही क्यों लिए, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब मैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर हमारी संख्याएं आएंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, दैट मींस वो प्लस वाली होंगी। यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स को यूज में नहीं लेने वाले, ओके, हाँ, ठीक है। यहाँ तक किसी के डाउट्स, नो डाउट ना, ओके, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से आगे की हम बात करें तो यहाँ से आगे की बात ये है कि कुछ नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम बहुत छोटी सी बात है, जो आप पहले बच्चे थे तब छोटी छोटी क्लास में रहते थे, भाग करते थे, डिवीजन सॉल्व करते थे, वही डिवीजन, ठीक, हाँ। तो देखो यहाँ पर हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया, a इक्वल टू होता है b क्यूब प्लस r, ओके, और यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या थी कि 0 से इक्वल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है r, बट ये छोटा होगा हमेशा b से, ओके, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, एंड ये r है, और ये हमारा यहाँ पर q है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं उनको समझ लो, ये b होता है हमारा डिवाइडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाजक, जिसके द्वारा इस नंबर के अंदर भाग दिया जाता है, ओके, हाँ। एंड जो a होता है वो हमारा होता है डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर भाज्य, क्योंकि इसको डिवाइड किया जा रहा है थ्रू दिस, इसके द्वारा, ओके। एंड ये होता है हमारा क्यू का मतलब होता है क्यूसेंट, और क्यूसेंट का मतलब होता है हमारा भागफल, ठीक। और अपना जो ये r होता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर शेषफल। आप सभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इन सभी को आप कुछ भी मान सकते हो, बट आपको वहां पर शो करना पड़ेगा, दैट मींस इनका मतलब ये, ठीक। हालांकि इनको पहले से बताया गया है कि हम इनको ऐसे यूज करके चलते हैं, आप इन a और b को तुम क्या कर सकते हो, c और d भी ले सकते हो, लेकिन आपको वहां शो करना होगा दैट मींस डिवाइडेड इक्वल टू b एंड डिविडेड इक्वल टू a। तो वहां पर अगर तुम c लोगे तो c कर दोगे, यहाँ पर तुम d लोगे तो d कर दोगे, ओके। तो यही हमारी क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक, हाँ। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम यहाँ से आगे बात करने वाले हैं
HCF की। ओके, अब देखो HCF होता क्या है। HCF ठीक है। HCF का मतलब, HCF का जो मतलब होता है, दैट मींस का मीन होता है, वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसा समझ लो। या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाँ, तो आपको सिर्फ HCF ध्यान रखना है, क्योंकि HCF हम निकालते कैसे हैं वही हमको यूज में लेकर के चलना है। ठीक है, तो देखो HCF, ठीक है, जैसे हमको कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाते हैं और उनको हमें सॉल्व करना होता है कि उनका HCF है क्या। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपल फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो देखो ये है मेरे पास 5 और मेरे पास में एक दे रखा है 9। इन दोनों का क्या निकालना है हमको? महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो देखो सिंपल फॉर्मेट में ये है कि मैं इन दोनों का कोई फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूं तो फैक्टराइजेशन से भी निकल जाएगा, और अगर मैं फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहता हूं और अगर मैं सिर्फ इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू करना चाहता हूं तो ये उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने आपको पढ़ाया है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल फॉर्मेट में तुमको बताऊंगा, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हमको चेक करना होता है कि इन नंबर्स में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक है, विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? दैट मींस 9, 100% इज द बिगर एंड इसकी बात करो तो इट इज द स्मॉलर। ओके, तो सबसे पहली बात, ठीक है, तो सबसे पहली बात इन दोनों को चेक करने के बाद में हमको लिखना होता है कि 5 जो नंबर है वो छोटा है किससे? 9 से। ओके, ठीक। अब दूसरी बात, अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हम इसको सबसे पहले इसको एक सिंपल फॉर्मेट में, डिवीजन वाले फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो देखो छोटा आपको पता है कि 5 है, बड़ा 9 है, तो हम 5 को अगर 9 से डिवाइड करें तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे? बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे, इट कैन बी पॉसिबल, और ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम देखो क्या करते हैं, 9 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से कितने टाइम्स जाएगा इसमें डिवाइड? 5 से 2 टाइम्स दूंगा तो 10 हो जाएगा, तो मैं 1 टाइम दूंगा तो मैं 1 टाइम। ओके, अब यहां पर अपना रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा, अब इसकी 4 आएगा, ठीक 4 आ गया। अब देखो ये यहां तक की प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई, तो यहां से अपने को HCF मिलेगा क्या? नहीं, यहां से हमको HCF नहीं मिलेगा। हमको HCF तब मिलेगा जब हम इस डिवीजन वाली प्रोसेस को पूरा 0 तक सॉल्व नहीं कर देंगे। ओके, तो देखो अब हमारे यहाँ पर 4 रिमाइंडर हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा इससे पहले जो डिवाइजर था, जो भाजक था, अब उसको हम भाग देंगे इस रिमाइंडर से। ठीक है, तो ये देखो 5 को हम यहाँ ले आएंगे और इस 4 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, दैट मींस 1 टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो 4 से 4 बन जाए 4, तो 4 आ गया। अब देखो 5 में से 4 घटाएंगे तो भी हमारा 1। ठीक, अब देखो, अब फिर वापस से देखो यहाँ पर मिल गया, अब 0 तो नहीं आया ना, लेकिन हमको रिमाइंडर में क्या लाना है? 0 लाना है, और जिस टाइम पर अपना रिमाइंडर के अंदर 0 आ गया, दैट मींस आप समझ लो कि उसी टाइम पर जो आपकी वैल्यू होगी डिवाइजर की, वो डिवाइजर ही आपका क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे? इस 1 से डिवाइड करेंगे इसके जस्ट ऊपर वाले डिवाइजर को, तो 4 को यहाँ लाएंगे, अब इसको कर देंगे। ठीक, 1 से करो 4 को, 4 टाइम्स जाने वाला ना, तो 4 ये 0। ओके, तो ये प्रोसेस हुई। अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे करेंगे? ठीक है, ये मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट बताया हूं, इस सिंपल तरीके से आप करोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा इसको करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती थी कि देखो a इज इक्वल टू होता था b क्यूब
प्लस आर। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये वाली प्रोसेस यूज में लेनी है, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, हमने यहाँ से डिवीजन स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम इस डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। देखो हमने फर्स्ट बात किया 9 को, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो मैं इसको लिखूंगा 9 इज इक्वल टू b। अब देखो यहाँ पर b हमने क्या था 5, ठीक है 5 हो जाएगा, ठीक है, इनटू जब देखो इन दोनों कोई भी जो अपने क्या होते हैं, जो अपने दो भी कोई चरराशि जो होती है, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो उन दोनों को हम कैसे समझते हैं, इनटू समझते हैं, उनके बीच में गुणा का निशान होता है, ठीक है। तो देखो कर दिया, सॉरी हाँ। अब देखो 5 का 1 टाइम गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 1, तो 1 कर देंगे प्लस प्लस आर क्या क्या मिला था हमको यहाँ पर 4 कर देंगे। ये आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ओके ठीक है। अब हम वापस से हमको क्या करना है, नीचे वाली सिचुएशन को यूज में लेना है, ठीक है। अब देखो हमारा डिवाइजर यहाँ पर कौन है 4, और यहाँ पर हमारा डिविडेंड कौन है 5, और यहाँ पर अपना कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो अब देखो हमारा a बन जाएगा यहाँ पर 5, दैट मींस तुम इसको सिंपल फॉर्मूला देखो, तुम्हारा ये 5 है, ये यहाँ आ जाता बाहर निकल के, ठीक है ठीक। फिर उसके बाद में तुम्हारा डिवाइजर क्या था यहाँ पर 4, तो मतलब तुम्हारा जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो यहाँ पर तुम्हारा डिवाइडर बन के आ जाएगा, ठीक, इनटू, ठीक है हाँ। यहाँ पर तुम्हारा क्वोशिएंट क्या था 1, तो यहाँ पर जो आपका क्वोशिएंट था पहले, ठीक है, उसकी तरह ही सेम आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको इसके क्वोशिएंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो आपने यहाँ पर जो प्रोसेस किया आप उसके अकॉर्डिंग करो, जिससे कि आपको गलती होने की संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर होगी, ठीक। तो यहाँ पर 5 बाहर आ गया, 4 तुम्हारा डिवाइडर था, डिवाइडर इधर आ गया, एंड डिवाइडर इनटू यहाँ पर क्वोशिएंट क्या था 1, भागफल 1 था, तो 1 कर देंगे, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या था 1, तो रिमाइंडर भी यहाँ पर बाहर से 1। यहाँ पर स्टेप तुम्हारी सेकंड कंप्लीट, ठीक। अब स्टेप थर्ड की बात करें तो देखो थर्ड में क्या है हमारे यहाँ पर, अब देखो हमारा जो ये 4 था, ये 4 था, यहाँ पर क्या बन के आएगा भाज्य, तो अब देखो ये वाला जो यहाँ से हम ले रहे थे वही आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा अपना भाज्य बन के, दैट मींस डिविडेंड बन के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा b 1 लो 1, ठीक है, इनटू अब हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 4 प्लस रिमाइंडर क्या 0। अब देखो इस वाली लास्ट सिचुएशन में आ रहा है हमारा r0, ठीक है। तो जब ये लास्ट टाइम पर जब 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपके पास में जो b की वैल्यू होगी वो ही b की वैल्यू आपकी क्या होगी HCF होगी, ओके। तो मैं अगर HCF की बात करूं तो आपका HCF होगा 1, तो इट इज द राइट आंसर, ठीक। तो अब किसके HCF समझ में नहीं आया, ठीक है। सबके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो मेरे को लग रहा है लगभग सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है हाँ। अब मैं आपके बुक की बात करूं तो आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है अब मैं वहां से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फिर उसके बाद में आप अपने घर पे या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है हाँ ठीक है। अब मैं पहला चैप्टर का जो आपका पहला जो यूनिट है उसकी पहले क्वेश्चन का पहला वो यूनिट में लेने वाला हूं क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करूंगा। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल कीप aside your notebook। ठीक है ठीक है। अब देखो आपका जो पहला जो चैप्टर है उसके अंदर तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है आपका 135 एंड 225, ठीक। चाहे कुछ भी हो आपको तो मेथड यूज में लेना है, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ ओनली मेथड बोलती है, ठीक है। अगर आप मेथड यूज में सही ले रहे हो तो दैट मींस आपका जो आंसर होने वाला है वो हमेशा राइट ही होगा, ओके ठीक। तो देखो सबसे पहले बात आपको क्या करना है, चेक द नंबर्स, ठीक है। नंबर कौन सा बड़ा है आप देख के बता सकते हो, दैट इज 135 या फिर 225, तो आप बता सकते हो कि तुम्हारा 135 वो छोटा है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 135 इज लेस देन 225, ठीक ठीक है। अब सबसे पहली बात, ठीक है हाँ। अब देखो हमको पता लगा जो 135 है वो अपना छोटा है 225 से, तो हम क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करेंगे 225 का 135 से, ठीक है। तो ये देखो 225, ठीक ओके, और ये आपका हो जाएगा 135, ठीक है। अब देखो 135 आप किसी को अगर टेबल वगैरह में प्रॉब्लम है तो आप टेबल को क्या कर सकते हो, एक अलग साइड में या रफ पेज पर आप सॉल्व कर सकते हो,
और उसको मल्टीप्लिकेशन करके उसका टेबल बना सकते हो, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 135 की मैं बात करूं तो 135 into 2 करूंगा मैं, तो दो बार अगर इसका टेबल होगा तो 170 270 हो जाएगा, सॉरी 270 हो जाएगा ना, और 270 हो जाएगा तो 225 से तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो वन टाइम जाएगा, तो वन टाइम जाएगा तो हम यहाँ पर 135 लेंगे, ओके। 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर 2, तो यहाँ से लेंगे 12, 12 में से 3 चला जाएगा, कितना मिलेगा अपने को 9, ठीक है। 90 यहाँ पर अपने लिए मिल जाएगा, ओके, ठीक है। बट हमारी प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हमको ये रिमाइंडर है वो लास्ट टाइम तक 0 लाना होगा, ओके। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा रहने देंगे, और हमने जिससे पहले डिवाइड किया था अब उस डिवाइडर को यहाँ पर डिविडेंड बना देंगे, तो भाज्य बना देंगे, तो 135 आ जाएगा यहाँ, ओके, ठीक है। अब देखो इस 90 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखो 90 into 2 करूंगा, दैट मींस 90 का टेबल 2 टाइम्स लूंगा, अगर मैं 90 का पाड़ा 2 बार लूंगा तो 90 दूनी कितना लेगा 180, और 180 तुम्हारे 135 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 90 का टेबल ओनली 1 टाइम लूंगा, और 90 आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, वापस से 5 आ जाएगा, 13 में से जाएगा 4, ओके, ठीक है। अब देखो 45 आ गया, ठीक। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, ये 45 है लेकिन ये 0 तो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, वापस से इसका जो ऊपर का जो 90 था उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 45 से, 45 2 जा 90, और यहाँ पर अपने को मिल गया 0, ठीक। तो अब अपना क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब इसके अंदर हमको ज्यादा समझने वाली कोई बात है ही नहीं, बिकॉज देखो हमको क्या करना था, सिंपल फॉर्मेट में अपने को डिवाइडर के थ्रू हमने को डिविडेंड को डिवाइड करना है, उसके बाद अपने को क्वोशिएंट मिलेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, फिर हमको क्या करना है, वापस से इस रिमाइंडर से इस क्वोशिएंट सॉरी इस डिविडेंड को क्या करना है, इस डिवाइडर को यहाँ पर डिविडेंड बनाना है, और फिर इसको फिर काट देना है, फिर अपने को वापस रिमाइंडर मिलेगा, और ये प्रोसेस अपने को कंटिन्यू तब तक करनी है जब तक अपने को रिमाइंडर के अंदर 0 ना मिल जाए। और एक प्रोसेस या फिर एक कंडीशन अपनी लास्ट टाइम में ऐसी आएगी ही आएगी, 100% श्योर है कि 0 आएगा ही आएगा, और जहां पर हमारा 0 आ जाएगा वहीं पर समझ लो अपना जो डिवाइडर होगा वो डिवाइडर ही अपना HCF होगा, ठीक है। तो जब हम आपका एग्जाम के अंदर जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम जो ये वाली जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये वाली प्रोसेस अपने को रफ के अंदर करके देखनी है, बिकॉज ऑफ दिस ये क्या है, अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है, क्योंकि हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हमारी ये है a = bq + r, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 0 से ग्रेटर हो सकता है r, या फिर इसके इक्वल हो सकता है, बट ये 0 से सॉरी b से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हमको इसको सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये है, और इसके अंदर हमको क्या करना है, इन सभी को पुट करना है, ठीक है। तो कैसे पुट करेंगे, देखो अब यहाँ पर हमारा a क्या है 225, तो हम करेंगे ऐसे 225 = b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b हो जाएगा 135, दैट मींस 135 into q क्या है यहाँ पर q1, तो 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या बताता है यहाँ पर 90, तो 90 को यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये अपना स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, बट आपको वहां पर फर्स्ट स्टेप वगैरह लिखना नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन डू इट, अदरवाइज लीव इट, ठीक है। हाँ अब देखो 135, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस 130 अब इस 90 से इस 135 को डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारा 135 हो यहाँ, अब देखो 90 से करेंगे तो 90 तुम्हारा b है, तो b यहाँ पर आ जाएगा 90 into 1 टाइम क्या था 1 क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर क्या था 45, ठीक है 45, ये स्टेप सेकंड, ओके, ठीक है। अब हमारा देखो 45 बचा क्या रिमाइंडर, बट यहाँ पर 0 तो नहीं हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, वापस से इस 45 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 90 यहाँ ले, ठीक है, तो 90 आ जाएगा हमारा यहाँ से निकल के बाहर। अब हमारा क्या आएगा 45, b की वैल्यू 45 into 2 क्वोशिएंट 2 है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो ये देखो अपना ये हो जाएगी स्टेप नंबर 3, और यही हमारा कंप्लीट आंसर होने वाला है। क्यों है देखो, क्योंकि हमारी इस लास्ट स्टेज के अंदर थर्ड में अपना रिमाइंडर क्या है 0, और जब हमारा जिस स्टेज के अंदर 0 आ जाता है तो उस टाइम पर जो अपनी b की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो दैट मींस यहां पर हमारी b की वैल्यू क्या है 45, तो दैट मींस मैं बोलने वाला हूं कि हमारा HCF जो होगा वो होगा तुम्हारा 45, ठीक, ओके, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। ठीक है, अब तुम देख लो ये 45 है, इससे ये तुम्हारी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तुम्हारी ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। और आप करके देखना चाहो तो कर सकते हो। देखो 135 को करो 45 से, देखो 45 इंटू 2 करूंगा 90 हो जाएगा, 45 इंटू 3 करूंगा क्या हो जाएगा, देख लो 3 5 जा 50, ठीक है 1 3 4 जा 12 1 30 हो गया। सो ठीक, एंड अगर इसकी बात करो 225 की, तो देखो 225 को करके देखो, ठीक। तो ये देखो 45 करूंगा कितना हो जाएगा, 40 देखो 3 टाइम्स करूंगा तो 135 आएगा, 4 टाइम्स करूंगा कुछ और हो जाएगा, 6 टाइम्स करके देखो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 5 टाइम्स करके देखते हैं। देखो 5 5 का 25 2 असुल या कैरी बोलो, ठीक है। देखो हां 5 4 जा 20 और 20 में 12 करूंगा 22 हो जाएगा, दैट मींस खत्म। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर जो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, अगर तुम उससे इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करोगे तो वो बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में से बड़ी संख्या होती है, जो दोनों में से कॉमन होती है, दोनों में से बीच की होती है, मतलब वो दोनों में भाग ले रखी होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किसके समझ में नहीं आया। सो ओके गाइज, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एचसीएफ आप निकालना सीख ही गए होंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब एंड दबा दीजिए पहले, ओके।